हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड। जीएस पेपर फर्स्ट में है सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं कि हमारी कौन सी यूनिट चल रही है। सोसाइटी में हम बात करेंगे टू द पॉइंट आपकी यूनिटों पे। हम अपने पाठ्यक्रम पुस्तक में देखते हैं कि हमारी यूनिट कौन सी है। हम बात करते हैं कि हमारी सिक्स यूनिट से हमारी सोसाइटी स्टार्ट होती है और हम बात करते हैं अपनी 7th यूनिट में। यूनिट है हमारी जनसंख्या, यूनिट 7, और हमारा टॉपिक है जनसंख्या एवं समृद्ध मुद्दे। हम बात करते हैं अपनी जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के बारे में। ये जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करने हेतु भारत में इन्हें प्राप्त करने के लिए उपाय विस्तृत प्रकाश डाली है। 2021 में आए हुए क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन प्रकाशों पर उद्देश्य डालिए, ये जनसंख्या और शिक्षा के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2018 से 19 में। भारत 2041 तक 49% जनसंख्या वर्ग एज जनसांख्यिकीय लाभांश। देखिए, विश्व कुल जनसंख्या 8वीं 2022 में भारत 142 करोड़ की जनसंख्या में है और 2023 में चीन की पीछे छोड़कर जनसंख्या में भारत प्रथम स्थान पर आया है। मतलब जो हमारा भारत है उस चीन को भी पीछे करके प्रथम नंबर पे आया है। और अब हम बात करते हैं 2022 में चीन में पहली बार वास्तविक जनसंख्या में गिरावट हुई थी, मतलब जो 2022 में उसमें गिरावट आई थी। और 2023 में यूएन भारत जनसंख्या का 1428.63 मिलियन है और जो चीन में 14,25,63 मिलियन है। ये हमारे कुछ आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का TFR और ऑल इंडियन रूरल एंड अर्बन 1992 में 93 में 34 और रूरल में 37 और 2005 से 6 में 27 ऑल इंडिया और रूरल में 3.0, अर्बन में 2.1, 2019 से 21 में 0.2। मतलब ये हमारे कुछ आंकड़े हैं जो आपके लिए दर्शाते हैं कि 1950 में 1975 में ये 1975 और 2000 से 50 तक का डाटा है कि हमारा जो भारत देश तो चीन से कितना आगे निकल चुका है और निकलने वाला है। मतलब चीन 2011 की जनगणना में 61.11% है और भारत 54.71% है, जो अभी कुछ लेवल पे पीछे है। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्र में कार्यबल। 1993 में 94 में 60.6%, 2004 से 5 में 58.3% और 2017 से 18 में 44%, 2019 से 20 में 45-6% और 2020 से 21 में 46.5%। ये हमारा कृषि क्षेत्र में कार्यबल दिखाई दिया है। मृत्यु दर डेथ रेट प्रति 100 लोगों पर, मतलब भारत में 1950 में 22.2 थे और चीन में 23.2 है और 2020 में देखें तो 60.2 और चीन में 73, 1000 पर 73 की मृत्यु देखी गई है। जन्म के समय जीवन तृतीयांश वर्ष आयु 1950 में 41.7 और 2002 में 7.1 और चीन में देखें तो 43.7 और 78.1। ये हमारे 2050 से 2021 के आंकड़े हैं जो जन्म के समय जीवन स्थिरांक और मृत्यु दर में इतने आंकड़े आपके लिए दिखाई दिए हैं। और आप वर्तमान का डाटा है वो आप सर्च करके आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं। भारत के पास अवसर 2025 के बाद भारत कार्यशील जनसंख्या युवा आबादी जननांकी लाभांश चीन से ज़्यादा होगी, मतलब उनकी जो जनन क्षमता होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। 2030 तक भारत में 57% जनसंख्या और 20 से 59 आयु वर्ग के होंगे। जिस प्रकार चीन ने 1980 से 2015 के मध्य जननांकी लाभांश
का लाभ उठाकर विनिर्माण क्षेत्र व आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि हासिल की, उसी तरह भारत के पास अच्छे मौके लेकिन सुधार की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं सुधार कौशल युक्त। अब हम बात करते हैं सुधार के बारे में। कौन कौन से सुधार देखने को मिले? कौशल युक्त युवा आबादी, कौशल के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजन, विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में रोजगार और तकनीकी व नवाचार में हमें कुछ सुधार देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं यूएन विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022। मतलब जो हमारी यूएन की रिपोर्ट है वो 2022 की दिखाते हैं। 195 से द्वितीय वर्ष प्रकाशन, वैश्विक जनसंख्या 2050 तक 9.7 बिलियन हुई थी और भारत में TFR-21 है। 2060 के बाद बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2022 में दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी एशिया में होगी। विश्व जनसंख्या वृद्धि दर 1% से कम है। भारत में प्रजनन दर 2022 में 2.160 है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 में भारत के टॉप प्रजनन वाले राज्य बिहार में 3 है, और मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3 और मणिपुर में 2.2 प्रजनन दर है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रजनन दर गिरावट के कारण कौन कौन से हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रजनन दर की गिरावटें देखने को मिल रही हैं। बेहद स्वास्थ्य में देखभाल, औसत स्कूल शिक्षा की वार्षिक में वृद्धि, महिलाओं के औसत विवाह आयु में वृद्धि और परिवार नियोजन उपाय में वृद्धि। ये हमारे कुछ भारत में प्रजनन दर हैं। इनके द्वारा हमें गिरावटें देखने को मिल रही हैं और इनके द्वारा हमें जन्म दर का पता चलता है। निम्न प्रजनन दर प्रभाव। हम निम्न और प्रजनन दर के प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों देखेंगे। आपको टू द पॉइंट बताते हैं। सकारात्मक कौन कौन से हैं? अति जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, आश्रित आयु वर्ग में कमी, बेहतर स्वास्थ्य में शिक्षा, आय व निवेश वृद्धि। और नकारात्मक के बारे में बात करें, कामकाजी आबादी में कमी, भविष्य में वृद्ध आबादी व युवा आबादी, कम जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारे कुछ निम्न प्रजनन दर पर प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक। अब हम बात करते हैं भारत जीवन प्रत्यक्ष आयु, मतलब कितनी आयु जी रहे। 1960 में 42.3, 2000 में 62.5 और 2020 में 70.8% मेल फीमेल की प्रत्यक्ष आयु देखने को मिली है। मेल की 695, 5905 और फीमेल की 7202 भारत जीवन प्रत्यक्ष आयु देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे देखें। 2010 में 47, 2016 में 34 और 2022 में 27। मतलब जिसकी मृत्यु हो रही थी 1000 के जीवित बच्चों पर 1 वर्ष में कम आयु को देखने को मिली है। ये हमारा जुलाई 2022 का आंकड़ा है। भारत मातृ मृत्यु दर भारत में 103 है। मतलब जो माता जन्म देती हैं उनकी मृत्यु दर 103 है। अब हम बात करते हैं पीयर रिव्यू जर्नल PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में प्रकाशन की भारत में 448 से 640 में 70% है और जिलों में MMR मतलब भारत में मातृ मृत्यु रेट 70% है। 1 लाख जीवित बच्चों पर 70% है। मतलब 70 पर 1 लाख बच्चे पर है 70%। भारत में MMR क्षेत्रीय असमानता, दक्षिणी राज्यों में शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे मजबूत, बेहतर मातृ स्वास्थ्य देखने को मिलते हैं। आसाम में मातृ मृत्यु दर 250 है और उत्तरी राज्यों में MMR अधिक है। यूपी राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में 120 में मातृ मृत्यु दर और देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं SDG लक्ष्य 3 गुड हेल्थ एंड वेड फील्ड। ये हमारे कुछ SDG के लक्ष्य हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में SDG 3 लक्ष्य 2030 तक 70/1 लाख है।
उसके बारे में हम बात करेंगे। केरल में 30 है और महाराष्ट्र में 38 है और तेलंगाना में 56 और तमिलनाडु में 58, आंध्र प्रदेश में 58 है। ये हमारे GTSDG के 3 लक्ष्य हैं जिनके द्वारा 70/1 लाख तक बच्चे के बारे में बात की गई है। 3 लक्ष्यों के बारे में बात की गई है। MMR अधिक कारण, मातृ मृत्यु दर रेट के क्या कारण है जिनके द्वारा मृत्यु होती है। स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे कमजोर, परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता का अभाव और गर्भ निरोधक पर पोषक का संकट। बाल विवाह मतलब कम उम्र में विवाह करना, गर्भ दवाइयाँ खाना, इससे हमें माता पर ज़्यादा संकट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सरकारी प्रयास व अभियान। PM सुरक्षित मातृत्व अभियान, PM मातृ वंदना योजना, लेबर रूप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव लक्ष्य मतलब हमारी माताओं के लिए लक्ष्य चलाए गए हैं। एनीमिया मुक्त भारत, जननी सुरक्षा योजना, ये हमारे कुछ सरकारी प्रयास अभियान हैं जिनके द्वारा माताओं के लिए अभियान चलाए गए हैं जिनसे उन्हें सुरक्षा मिले। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोपैक्ट बाय UN 1995 द्विवर्षीय जनसंख्या संबंधी डाटा, ये हमारे विश्व का डाटा है जो 2 वर्ष में आता है। भारत में 2023 में जनसंख्या में चीन से आगे है, मतलब भारत जो जनसंख्या के मामले में है सबसे नंबर 1 पर आता है। हम बात करते हैं भारत में जनसंख्या संबंधी मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि जनन की लाभांश, देश की युवा आबादी, विश्व का 2% क्षेत्रफल व 71% जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि, गरीबी व बेरोजगारी, युवा आबादी, कौशल व विकास की समस्या देखने को मिलती हैं। और इन भारत की जनसंख्या में मुद्दे इस प्रकार देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वैश्विक कार्यक्रम की संचालन समिति, हाउ टू इंडियन प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह समाप्ति हेतु भारत पर यात्रा, मतलब जो बच्चों के विवाह किए जाते थे उन पर अब समाप्त किए जा रहे, उन पर यात्रा चल रही है। UNFPA UNTCEF के एक अनुमान के अनुसार महामारी के परिणाम स्वरूप विश्व स्तर पर 10 मिलियन बच्चों का बाल विवाह हो सकता है। 10 मिलियन बच्चों का बाल विवाह हो सकता है, मतलब पहले क्या करते थे। अब NFHS में भारत में बाल विवाह 2005 से 6 से और 2015 से 16 में 2015 से 6 में 47% 4% है और 16 में 26.8% है और 2021 से 22 में 23.32% रह गए हैं। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन, शिशु व मातृ मृत्यु दर बढ़ती है, बच्चों की अविकसित वृद्धि, बाल स्टैटिंग में समस्या देखने को मिलती हैं। हम बात करते हैं समाधान, गरीबी उन्मूलन, बेहतर व गुणवत्ता शिक्षा, सार्वजनिक बुनियादी सुविधा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक मानदंड व असमानता पर सामाजिक जन जागरूकता, कठोर कानून, कौशल व सामाजिक स्थिति सुधार, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, स्वास्थ्य देखभाल व जन जागरूकता कार्यक्रम, BBBP कन्याश्री योजना, उच्च शिक्षा पश्चिम बंगाल, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, मतलब विश्व जो स्वास्थ्य के लिए मंत्रालय से चलाए गए नियम आत्महत्या को रोकथाम की रणनीति का उपाय चल रहा है। कौन कौन से हैं। 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर 10% कमी का लक्ष्य है और WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर 15-29 आयु वर्ग है। आत्महत्या मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण है 15 से 19 वर्ष की आयु में महिला का विवाह। भारत प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक आत्महत्या मृत्यु का डाटा हमें सामने लाता है। पिछले 3 वर्षों में आत्महत्याओं की दर प्रति 1 लाख पर 100 से 2 से बढ़कर 11.3 हो गई है। NCRB महाराष्ट्र, तमिलनाडु, MP, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका 2020 में सर्वाधिक आत्महत्याएं देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं आत्महत्याओं के कारण, कौन कौन से किन कारणों से हमें आत्महत्याएं देखने को मिलती हैं। पहला है पारिवारिक समस्या व बीमारी, वैवाहिक संघर्ष, प्रेम प्रसंग, दिवालियापन, नशा, मानसिक समस्याएं, अन्य गेमिंग, ऑनलाइन अधिविश्वास, मतलब इनके कारण हमें आत्महत्या के कारण
की वजह से आत्महत्या देखने को मिलती है। समाधान WHO दिशा निर्देशों का पालन, आत्महत्या रोकथाम रणनीति, मानसिक स्वास्थ्य विस्तार, जिला स्तर, मानसिक बीमारियों की सामाजिक कक्षा को न मानकर संवेदनशील नजरिए अपनाने, प्रभावी निगरानी तंत्र, शिक्षा पक्षक्रम में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करना, युवा नशे व अनंत गेमिंग के प्रति जागरूकता। ये कुछ समाधान हैं जिनके द्वारा आत्महत्याओं को हम रोक सकते हैं। SDG लक्ष्य 3 गुड हेल्थ एंड वेल फीलिंग, 17 से 18 अक्टूबर की रिपोर्ट, मतलब फूड डे ए रिमाइंडर टू लीव नॉन बिहाइंड, मतलब खाद्य सुरक्षा के संकट। खाद्य सुरक्षा से हमें कौन कौन से संकट हैं, वो कौन से देखने को मिलते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, कृषि परितंत्र बदलाव, कोविड-19 जैसी आपदाएं, भू राजनीतिक संकट, रूस जैसे यूक्रेन में भू आपदा जैसी संकट देखने को मिलती हैं। सप्लाई चेन वान, मृदास्फीति, गरीबी व बेरोजगारी अधिक, भूखमरी, कुपोषण की संकट झेलने पड़ रहे हैं। विश्व में 828 मिलियन लोग पर्याप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं और 50 मिलियन गंभीर भूख से संकट से मर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दी हंगरी हॉट स्पॉट्स आउटलुक 2022 से 23 वाई FAD ब्रैकेट UN+WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम, मतलब 45 देशों में 250 मिलियन लोगों की आपातकालीन भोजन की आवश्यकता करा दी गई है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये थीम 2022 लीव नो वन बिहाइंड की थीम रखी गई है। 2030 तक भुखमरी का अंत, मतलब हम 2030 तक भुखमरी का अंत कैसे कर सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सामूहिक व परिवर्तनकारी कार्य, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण एवं बेहतर जीवन, इन कारणों की वजह से हम 2030 तक भुखमरी का अंत कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं भारत में 2021 से 22 में $49.6 बिलियन कृषि उत्पादन निर्यात करने से पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हम 20% की वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन चरम जलवायु मौसम परिवर्तन 2022 में चावल व गेहूं उत्पादन कम हुआ है। समाधान क्लेमेल एडेप्टेड रिसेंस फील्डिंग, 2030 तक जनसंख्या 1.5 बिलियन, खाद्य मांग बढ़ी है। आपूर्ति, इनकी आपूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। खाद्य उत्पादन, खाद्य विविधता, आधारभूत ढांचे, सप्लाई चेन, भंडारण व प्रशीतन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम PDS और जलवायु अनुकूलन कृषि RDS के द्वारा हम कृषि के लिए भारत में कृषि उत्पादन में आपूर्ति कर सकते हैं। हम बात करते हैं भारत सरकार के प्रयास, मतलब हमारे भारत सरकार के कौन कौन से प्रयास हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम TPD, PM पोषण मिड डे मील, ICDS, PM गरीबी कल्याण योजना, अन्न एवं इंदिरा रसोई राजस्थान, ये हमारे कुछ प्रयास हैं जिनके द्वारा हम भारत में सरकार द्वारा ये प्रयास दिखा सकते हो, इनके द्वारा हम बेहतर उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेहतर पर्यावरण, जलवायु स्मार्ट कृषि, मोटे अनाज, दालें, जलीय कृषि, बेहतर पर्यावरण के द्वारा हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मोटे अनाज कृषि लाभ, महिला सशक्तिकरण, ZVNF के द्वारा हम मोटे अनाजों को पर्यावरण के अनुकूल अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि मोटे अनाज कृषि में लाभ कैसे लाएं, जलवायु अनुकूल, पोषण, खाद्य सुरक्षा, वाहिनी, मृदा अनुकूल, किसान आय अधिक, SDG लक्ष्य, जैव विविधता संरक्षण। केस अध्ययन के बारे में बात करेंगे। केस अध्ययन कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD मध्य प्रदेश में तेजस्विनी कार्यक्रम चलाया गया है। ये हमारा एक केस स्टडी है। मोटे अनाज गन्ना आय जैसे 10 गुना अधिक और बेहतर खाद्य सुरक्षा। आय 10 गुना मतलब 2013 से 14 में 1800 रुपये माह, और बेहतर पोषण के लिए 2020 में 21 में 16,277 प्रति माह दिए गए हैं।
भारत खाद्य सुरक्षा व पोषण में घरेलू समाधान व सर्वोत्तम प्रथाएं का प्रदर्शन कर वैश्विक नेतृत्व का संकट है। अब हम बात करते हैं FAO खाद्य व कृषि संगठन स्थानीय 1945 UN विश्व एजेंसी विश्व खाद्य दिवस मुख्य रोम, मुख्यालय कहाँ है? रोम FAO का। और WFP का विश्व खाद्य कार्यक्रम स्थापना 1961 में बाई FAO प्लस UN महासभा, मुख्यालय रोम इटली, UN SDG का सदस्य है और SDG के लक्ष्य 2.0 हंगरी के कारण। ये हमारे दो कार्यक्रम हैं, इनके द्वारा हमने आपके लिए पूरी जानकारी दी है। IFAD विश्व UN विश्व संस्था स्थापना 1977, उद्देश्य विकासशील देश के ग्रामीण क्षेत्र में भूख निवारण और मुख्यालय रोम। ये हमने कुछ कार्यक्रम बताए हैं जिनसे आपके लिए जानकारी मिल सकती है। प्रवासन, आप्रवासन आने वाले प्रवासी, आप्रवासन किसी स्थान से बाहर पलायन करने वाले प्रवासियों को कहते हैं। प्रवास की धाराएं क्या क्या होती हैं? आंतरिक प्रवास, अंतस्थायी व अंतरराजकोषीय प्रवास कहते हैं। ग्रामीण से ग्रामीणीय मतलब गांव से गांव में जाने वाले महिलाएं ज़्यादा प्रवास करती हैं। विवाह, थोड़ी दूरी। ग्रामीण से नगरीय, आर्थिक कारण पुरुष प्रवास अधिक और नगरीय से ग्रामीण में करते हैं और नगर से नगर में। मतलब वो आंतरिक प्रवास ये है कि नगर से नगर में, नगरीय ग्रामीण में पुरुष का प्रवास अधिक देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। भारत के पड़ोसी देश से भारत में व भारत से पड़ोसी देश व अन्य देशों की ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ये हमारे आंतरिक प्रवास मतलब हमारे देश के अंदर अंदर गाँव में करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में सर्वाधिक प्रवास व सर्वाधिक उत्प्रवास यूपी बिहार में देखने को मिलते हैं। इनकी भिन्नता भी मिलती हैं। प्रवास के कारण और कारक, प्रतिकर्ष पुष्कारक और आकर्षक पुलकारक। प्रतिकर्षक बेरोजगारी, प्रतिकूल जलवायु, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, जीवन स्तर की निम्न दशा है, प्रतिक्रिया, आपदा व महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, मानवीय संघर्ष, युद्ध, दंगे जैसी समस्या देखने को मिलती हैं प्रतिकूल कारण के बाद। और अपकर्ष, रोजगार के अवसर, बेहतर जीवन स्तर, शांति व सुरक्षा, स्वतंत्र व समानता, प्रकृति संसाधन और अनुकूल जलवायु के कारण हमें ये कारक देखने को मिलते हैं। प्रवास के कारण और कारकों के बारे में हमने आपसे टू द पॉइंट चर्चा की है। अब हम बात करते हैं आर्थिक परिमाण। खाड़ी व अन्य देशों में भारतीय प्रवासी विदेशी मृदा भंडार भारत में। शहरी प्रवास शहरी बुनिया में, कृषि प्रवास हरित क्रांति प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। मतलब जो जिस तरीके का होता है, खाड़ी के प्रदेश में रहने वाला होता है तो वो खाड़ी में रहता है, शहरी प्रवास होता है वो शहरी, और जो कृषि प्रवासी होता है वो हरित क्रांति प्रदेशों में रहता है। जननांकीय जनसंख्या असंतुलन, सामाजिक परिमाण, युवा शहरों की ओर, बुजुर्ग आबादी, गांव में अकेलेपन, मिश्रित संस्कृति, सांस्कृतिक विविधता अधिक, पर्यावरण परिमाण, शहरों पर अधिक दबाव, आधारभूत ढांचा और प्रकृति, वेटलैंड व वनों की क्षति देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए टू द पॉइंट नोट्स कवर करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपके लिए एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप टू द पॉइंट नोट्स बना सकें। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टू द पॉइंट आपके लिए कवर कराया है, उसके लिए मैं आपके लिए एक लाइक चाहती हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए टू द पॉइंट दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें।
योर प्रिपरेशन यूपीएससी, ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और कामयाब हों। एंड थैंक यू।